हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका आज की प्लेसेस इन न्यूज़ में। चलिए डिस्कस करते हैं इस हफ्ते की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी आपको पता होनी चाहिए उसको आप मार्क करिए और कोशिश करिए कि उससे रिलेटेड आप जगहों के बारे में, फिनोमेना के बारे में इजी रिवीजन कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विद लेबनान। अब आप लेबनान के बारे में सोचो और इमेजिन करो कौन से इलाके ऐसे हो सकते हैं। इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, टर्की। इनमें करेक्ट आंसर क्या है? लेबनान अभी न्यूज में है क्योंकि इजराइल ने अचानक लेबनान पे बमबारी की है। लेबनान हिस्टोरिकली भी काफी रेलेवेंट एक शहर है और बहुत सारा वहां पर उस देश में बहुत सारी हिंसा होती रहती है। बैरट का इनका शहर जो उनकी कैपिटल है, कई चीजें यहाँ हुई हैं जिसको काफी रेलेवेंट बनाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका सही आंसर लिख पाएंगे। बाकी लेक्चर के अंत में यहाँ पे दोबारा एक बार डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन, विच रिवर फ्लोज एंटायरली विद इन द लेबनान। तो लेबनान में कौन सी रिवर फ्लो करती है देश के अंदर ही, ये बताइए मुझे। लितानी, जॉर्डन, ओरेंतस या फिर टिग्रिस। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन बताने की कोशिश करिए। जिस रिवर की बात हो रही है वो इंटरनेशनली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उस ध्यान पर भी आप चीज पर ध्यान केंद्रित करके देखिए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं डिस्कशन पहले टॉपिक के साथ। द टॉपिक इज ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये चीज कहां शुरू हुई? इसका नाम को सुना सुना सा लग रहा है। तो असल में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी वो ऑपरेशन है जो ईरान के ऊपर अमेरिका ने किया है। यानी ईरान पर जो अटैक अमेरिका ने किया, उनकी जो सेंट्रल कमांड है उन्होंने इसको बोला था, इसका नाम दिया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसके अंदर ईरान के अलग अलग टारगेट्स के ऊपर अमेरिका ने अटैक्स किए। और ये ईरान की तबाही के पीछे, यानी ईरान का भी जो हमला ईरान पे हुआ जहां अयतुल्ला खमीनी की मृत्यु हुई है, वो सारी कहानी इसी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से जुड़ी हुई है, जो इसको बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। जहां इससे जुड़े हुए जो उन्होंने अटैक्स किए उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये कहां हुआ है? तो ईरान में। अब सवाल ये उठता है कि ईरान में इतने दिन ऑपरेशन चलने के बाद भी ईरान तबाह क्यों नहीं हुआ? उनके सबसे बड़े रिलीजियस लीडर, सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, फिर भी ईरान इस प्रकार से क्यों खड़ा है? इसके पीछे क्या रीजंस हैं? तो थोड़ी सी इसकी ज्योग्राफी हमें समझनी पड़ेगी। अब आगे डिस्कस करें उससे पहले इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूज है जो है विश्वास दिवस को लेकर। आप सभी को पता है हाल में विश्वास दिवस मनाया गया पीडब्ल्यू की तरफ से, जहां पर बहुत सारे कोर्सेज पे बहुत सारे डिस्काउंट्स आपके लिए आए हैं। जहां प्रारंभ हो या आरंभ हो, इन सभी में आपके लिए बहुत अच्छे डिस्काउंट्स दिए गए हैं। जहां एक तरफ प्रारंभ जैसे कोर्सेज के ऊपर अभी ऑलमोस्ट आपको 63% का डिस्काउंट मिल रहा है। 3 ईयर प्रोग्राम आपको केवल 8,333 पर ईयर से मिलना स्टार्ट हो रहा है। वहीं 50% फ्लैट डिस्काउंट आपको आरंभ में मिल रहा है, जो हमारा प्री फाउंडेशन बैच है 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इनिशियली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वहां केवल 54999 में आपको एक कोर्स मिल जाएगा। इसकी डिटेल जो है आपको यहाँ दिए हुए नंबर्स पे मिल जाएगी। नीचे पिन कमेंट में लिंक है रजिस्ट्रेशन का, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये कुछ कदम उठा सकते हैं आप, ताकि आपको ये कोर्सेज में जो अभी डिस्काउंट मिल रहे हैं उनका अवेल बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। आपके लिए कई सारे ऑफर्स हैं, तो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट और इसके बारे में डिटेल से आप जान सकते हैं। ये सारे ऑफर्स आपको मिल रहे हैं क्योंकि विश्वास दिवस के हाल में सेलिब्रेशन हुई, वहां कई सारे ऐसे अनाउंसमेंट्स किए गए थे, तो उनका एक भाग ये भी है और इसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ईरान के बारे में। देखिए ईरान कहाँ लोकेटेड है, पहले ये समझो। ईरान 2 मेजर वाटर बॉडीज के बीच में स्थित है। इधर कैस्पियन सी है, यहाँ पर्शियन गल्फ है, और यहाँ पर एक चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, तो ईरान पर अगर आपको हमला करना है तो या तो आप इराक के थ्रू आओ, या टर्की के थ्रू आओ, या आप तुर्कमेनिस्तान से आओ, या अफगानिस्तान से, या पाकिस्तान से। अब अगर आप इस ज्योग्राफी को गौर से देखो तो अमेरिका का सबसे बड़ा अलाय टर्की है यहाँ पर, जो नेटो का मेंबर है। लेकिन जैसे हम यहां से आते हैं तो इस रीजन में वेस्टर्न जैग्रोस के माउंटेन्स हैं, ऊपर एल्बरोज माउंटेन्स हैं, यहां भी डेजर्ट है और दूसरी तरफ भी डेजर्ट है। ये देखिए एल्बरोज के ठीक नीचे यहां भी डेजर्ट है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बाद भी यहां आपको डेजर्ट देखने को मिलते हैं। तो ये जो डेजर्ट है और जो माउंटेन की रेंजेस हैं, खासतौर पे जैग्रोज, ये एक तरह का फ्रंटियर बनाती है जहां ईरान में एंटर करने के लिए आपको लैंड इन्वेजन करना बहुत मुश्किल है। दश्ते कवीर और दश्ते लुत जो आपको 2 जगह डेजर्ट मिलते हैं, डेजर्ट बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं इसकी ज्योग्राफी क्रिएट करने में, और शहर इसके बीच में स्थित है जो यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए अगर लैंड इन्वेजन होता है तो ईरान पे हमला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ईरान से जुड़ी हुई चीज़ जो आपको याद रखनी है, ईरान से जुड़े हुए 2 इंपॉर्टेंट माउंटेन्स कौन से हैं? एल्बरोज और जैग्रोज। तो जैग्रोज और एल्बरोज एक तरह का फ्रंटियर बनाते हैं, और दुस्तलत और कवीर जो है वो आपको एक तरह का डेजर्ट है जो यहाँ सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए लैंड इन्वेजन बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह कि अगर आप आसपास देखो तो
तुर्कमेनिस्तान से एंट्री में भी आपको माउंटेन्स मिल रहे हैं। अफगानिस्तान से आप एंटर कर सकते हो, लेकिन वो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान से, जहां एंट्री मिलनी सीधा लैंड ऑपरेशन की मुश्किल। और यहाँ भी जो इलाका है बलूचिस्तान का है, तो अगेन ये टेरेन बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं कि यहाँ से आप इजीली एंटर कर पाओगे। तो इसलिए ईरान के पास एक नेचुरल फ्रंटियर बनता है जिसको प्रोटेक्ट करता है लैंड इन्वेजन से। इसलिए अभी तक कोई सोल्जर्स ऑन ग्राउंड वाली बात नहीं आई है। लेकिन ईरान में एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। ईरान में ग्रुप है जो यहाँ कहीं रहते हैं जिनका नाम है कुर्द, और कुर्दों को अमेरिका आर्म करने की तैयारी कर रहा है। और कुर्दिश लोग जैसे ही आर्म्ड हो जाएंगे या वो इस जंग का हिस्सा बनते हैं तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। अब कुर्दिश लोग कौन है वो भी समझेंगे, लेकिन पहले ईरान की बेसिक ज्योग्राफी में जो 2-3 माउंटेन्स है, एल्बरोज हो गए, जैगरोज माउंटेन्स हो गए, सदर्न जैगरोज माउंटेन, वेस्टर्न जैगरोज माउंटेन, ये आपको याद रखने हैं। इनके डेजर्ट के नाम याद रखने हैं, ठीक है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है, ये पता होना चाहिए। और नीचे आपको दिख रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये आपको याद होना चाहिए, जो कि जोड़ता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ। तो यहीं पर भी विवाद है, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ स्वेज को पर्शियन गल्फ को जोड़ने वाला ये इलाका, यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज इनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और ये कुर्द कौन है, ये कहाँ से मैदान में आए वो समझते हैं। देखिए, ईरान में भी कुर्दों की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। पहले समझो ईरान के बारे में। ईरान एक ऐसा देश है जो कि मेजरली अराउंड 90% ईरान इज शिया। इस्लाम में दो विभाजन है, 2 डिवीजन है इस्लाम में सेक्ट के रूप में, मेजर सेक्ट। एक है शिया सेक्ट और एक है सुन्नीज। शिया ये मानते हैं कि हुसैन जो है वो इनके लीडर हैं आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद। और शियास के केस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है, जो कि है ईरान की लीडरशिप। ईरान शिया वर्ल्ड का लीडर अपने आप को मानता है। लेकिन ईरान में इसी कारणवश ईरान द्वारा दुनिया के जितने भी ग्रुप्स हैं जहां पर शियास बहुत पावरफुल हैं या शियास के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उन जगह पर ये अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप्स को खड़ा करता है। जैसे ईरान ने ही हिजबुल्ला को लेबनान में खड़ा किया है, हूती को यमन में खड़ा किया है, और यहाँ तक कि इराक में भी कई ऐसे मिलिटेंट ग्रुप हैं शियाज के जिसको ईरान सपोर्ट करता है। तो ईरान शिया के लीडर की तरह ऑपरेट करता है। लेकिन यहाँ पर एक माइनॉरिटी है कुर्द्स की। कुर्द वो लोग हैं जो ईरान के बॉर्डरिंग एरियाज में रहते हैं। देखो यहाँ जैगरोस माउंटेन हमें दिखा था इस साइड, और यहीं के इलाके में आप देखो तो यहाँ कुर्द लोग रहते हैं। और यहाँ पर तो कुर्दिश एक गवर्नमेंट भी है। असल में कुर्दों की जनसंख्या ईरान इराक के बॉर्डर पर, टर्की के बॉर्डर पर और सीरिया के बॉर्डर पर स्थित है। ये लगभग 25 से 30 मिलियन ऐसे लोग हैं जो हैं तो सुन्नी मुस्लिम, लेकिन इनकी जो जीवन यापन का तरीका है, जिनकी प्रैक्टिसेस हैं, इनको कुर्दिश बनाती हैं। तो ये हिस्टोरिकली अपनी डिमांड की बात करते आ रहे हैं कि हमें कुर्दिश स्टेट बनाना है। लेकिन क्योंकि कई देशों में फैले हुए हैं और वो देश हमेशा अपना कंट्रोल चाहते हैं, तो कुर्दों की डिमांड को कोई मान नहीं रहा है। अब पॉइंट ये आ गई कि कहा जा रहा है कि कुर्दों ने पहले भी अमेरिका के लिए लड़ाई लड़ी थी। कुर्दों का इस्तेमाल करके अमेरिका ने आईसिस इस्लामिक स्टेट को हराने में एक बहुत बड़ा रोल वहाँ उनका प्ले हुआ था। जो कुर्द यहाँ आपको दिख रहे हैं, इन्हीं कुर्दों ने लड़ाई लड़ी थी अगेंस्ट जो यहाँ के एरियाज हैं। इन एरियाज में यहाँ पर जब सीरिया और इराक के रीजन में आईसिस का बोलबाला था, तो आईसिस से ज़मीन पे लड़ने के लिए अमेरिका ने कुर्दों को हथियार दिए थे। इन कुर्दिश लोगों ने आईसिस को हराया था और कुर्दों को उम्मीद थी कि अमेरिका उनका साथ देगा और टर्की के आसपास इस पूरे इलाके में एक नया देश बनाने में उनकी मदद करेगा, जो कि कुर्दिस्तान होगा। लेकिन वो डिमांड बाद में अमेरिका ने नहीं मानी। बदले में कुर्दों को मिला क्या? कुर्दों को ये मिला कि इराक का जो इलाका है यहाँ पर उनको बोला कि भाई तत्काल अपनी एक सरकार आप छोटी मोटी बना लो, थोड़ी ऑटोनॉमी आपको मिल जाएगी। तो वो उनको दी गई थी। अब जब मैंने आपको बताया कि ईरान में सीधा सीधा लैंड इन्वेजन पॉसिबल नहीं है और ईरान के ऊपर इजराइल अमेरिका ने खूब सारे ऑपरेशंस कर लिए बाय एयर, तो वो ज़मीन की तरफ से घुसने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो एज एन अल्टरनेटिव ईरान में कुर्दों को अगर वो आर्म करते हैं, कुर्दिश फोर्सेस को अगर आर्म किया जाता है और कुर्द यहाँ लड़ना स्टार्ट करते हैं, तो एक ऐसी जंग शुरू हो सकती है जो बहुत मुश्किल हो जाएगी ईरान के लिए लड़नी। और वो इसमें कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होंगे तो ये जंग बहुत लंबी चल सकती है, क्योंकि अभी तक जो कुर्दों का इलाका है वहाँ बहुत ज़्यादा आयरन फिस्ट के साथ, यानी बहुत ज़्यादा कंट्रोल के साथ ईरान ने इनके ऊपर रूल किया। तो यहाँ अब ये बदलाव हमें देखने को मिल सकता है कुर्दों के इलाके। कुर्दिश रीजन की हम बात कर रहे हैं, तो कुर्दों का इलाका है कौन सा असल में? तो आपको मैंने पहले बताया भाई, सीरिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, इवन थोड़ा आर्मेनिया अजरबैजान में भी ये लोग घुसे हुए हैं। तो इनकी कोशिश थी यहाँ हमें ऑटोनमस रीजन दे दो, लेकिन वो नहीं मिला। तो अब कहानी ये है कि कुर्द ये चाहते हैं कि टर्की में भी जो इलाका है इनका बहुत बड़ा, वहाँ पर इनकी खुद की सरकार हो। टर्की इनको मानती है अपना दुश्मन नंबर 1, इनको सीरिया की गवर्नमेंट मानती थी अपना दुश्मन नंबर 2, इराक इसको दुश्मन मानता है, ईरान इनको दुश्मन मानता है। वहाँ की सरकार ये चाहती है ना उनका दबदबा रहे, तो कुर्दों की कोई सुनता नहीं है। तो इसीलिए अब कुर्दों को लेकर बात यह है कि ये क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हैं, एक आर्म्ड ग्रुप की तरह ऑपरेट कर सकते हैं। और पहले भी जब सीरिया में सिविल वॉर हुई तो वहाँ कुर्दों का बहुत बड़ा रोल था। कुर्द आईसिस से लड़े थे और अब शायद कुर्दों को आर्म करके ईरान में एक पूरी जंग को
नई रूपरेखा देने का प्रयास कर सकते हैं, जो हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो ये कुर्दिश इंडिपेंडेंस मूवमेंट का रोल यहां पर प्ले हो सकता है। अमेरिका इनको खेल सकता है ईरान के खिलाफ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब मैंने एक और जगह बताई थी, नाम जिक्र लिया था, उसका है लेबनान। तो लेबनान क्यों न्यूज में? अब लेबनान के ऊपर अचानक से इसराइल ने हमला किया, जहां बहुत सारी बमबारी की। तो लेबनान पहले भी न्यूज में था, कई बार हमने कवर किया है। तो पहली चीज समझो, लेबनान की लोकेशन कहां पर है। लेबनान है, एक तरफ मेडिटेरियन सी है इसकी तरफ, एक तरफ सीरिया है, नीचे साउथ में इसके इसराइल है। तो 3 देशों से घिरा हुआ है देश है, 3 इलाकों में, सीरिया, इसराइल, 2 देश और एक मेडिटेरियन सी। यहां भी देखो आपको लेबनान माउंटेन, अंती लेबनान माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं। लितानी रिवर यहां बह रही है। अब लितानी रिवर को आप गौर से देखो, ये ऐसी रिवर है जो पूरे इसराइल, पूरे लेबनान के अंदर ही बहती है। और यही वो टॉपिक का आंसर था जो हमने क्वेश्चन में आपसे पूछा था। अब लेबनान में क्या कहानी है? देखिए, लेबनान एक ऐसा देश है जहां लगभग 33% के अनुपात से 33% शिया है, 33% सुन्नी है, 33% क्रिश्चियंस है। 33% डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक ऑफ ऑल द ग्रुप्स। तो यहां पर नॉर्मली ये एक हिस्टोरिकल शहर है, उतनी हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे, पर यहां पर कई रिलीजियस ग्रुप्स रहा करते थे। तो शिया, सुन्नी और क्रिश्चियंस के बीच में एक तरह का यहां पर कॉन्फ्लिक्टिंग राइवलरी चलती रहती थी, खासतौर पर जिसमें क्रिश्चियंस डोमिनेट कर रहे थे और सुन्नीस डोमिनेट कर रहे थे, तब तक जब तक यहां पर ईरान ने ग्रुप को खड़ा नहीं किया। ईरान ने ग्रुप खड़ा किया जिस ग्रुप का नाम है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला 1985 से लेकर 1990 तक खड़ा होता है, मजबूत होता है और लेबनान के सदर्न पार्ट में, इस इलाके में दबदबा बनाता है अपना, नीचे के हिस्से में। यहां पर पूरा का पूरा कब्जा किसका है? तो है हिजबुल्ला की फोर्सेस का। हिजबुल्ला एक मिलिटेंट ग्रुप है। हुआ ये कि हिजबुल्ला की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ईरान ने इनको खूब हवा भरी। ईरान ने खूब बोला, भाई तुम बड़े इंपॉर्टेंट हो, तुम्हें हथियार हम देंगे, सपोर्ट हम देंगे। हमारा दुश्मन नंबर 1 इसराइल। और इसराइल पहले भी बहुत सारे झगड़े लेबनान के साथ कर चुका था। सीरिया का ये हिस्सा है गोलन हाइट्स का, ये अभी भी, ये जो इलाका देख रहे हो, इसराइल के कब्जे में है, जो सीरिया का हिस्सा था। तो सीरिया, और सीरिया में जो सरकार है, वो पहले सीरिया में सरकार हुआ करती थी एक ऐसे रूलर की जो खुद शिया थे। यानी कि अगर हम बात करें सीरिया में, तो सीरिया में रूलर कौन था? असद। असद जो थे वो खुद शिया थे एक तरह से, और उनके संबंध काफ़ी मजबूत थे हिजबुल्ला के साथ भी, ईरान के साथ भी। तो ये लोग साथ में लड़ा करते थे। तो इसलिए इसराइल का दुश्मन बन गया हिजबुल्ला, और इसराइल से एक बार लड़के थोड़ा बहुत जीता भी है, ये उनको पीछे ढकलने में कामयाब रहा। तो हिजबुल्ला इस इलाके में आके बार बार बम मार देता है इसराइल पे, बदले में इसराइल इनके ऊपर बम मारता है। तो ये लड़ाई बढ़ती जाती थी और फिर इन्होंने, नेतन्याहू ने इनके ऊपर हमला कर दिया। तो कहानी यह है कि लेबनान को लेकर, कि लेबनान देखो, यहाँ एक लेबनान है, यहाँ सीरिया हो गया, इराक हो गया, यमन हो गया, इन सभी जगहों पर ईरान ने अपने फोर्सेस को खड़ा कर रखा है लड़ने के लिए, चाहे खाते हिजबुल्ला हो, हमास हो या हुती हो। तो लेबनान वाले परेशान रहते थे, भाई कुछ इलाज करो यार, ये तो लड़ते जा रहे हैं, हमारा क्या होगा। तो एक नतीजा निकला था जिसके अंदर एक सीज फायर हुई थी कि लितानी रिवर जो बह रही थी, जिसको मैंने आपको दिखाया, बोला गया झगड़ा क्यों हो रहा है। इसराइल का कहना था कि हिजबुल्ला हम पर हमला करता है, बदले में हम हमला करते हैं। हिजबुल्ला का कहना था इसराइल हमारे देश में कब्जा करना चाह रहा है और इसराइल एक इलेजिटिमेट स्टेट है। तो इन लोगों ने बोला, तुम्हारी अगर लड़ाई आमने सामने से ना हो तो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो बोला गया शायद हो जाएंगी। तो ये वादा किया गया इसराइल को कि तुम अपने सैनिक लेके यहां से पीछे खिसको और बॉर्डर में मत घुसो। इसराइल ने बोला, हम अगर पीछे खिसकेंगे तो हमारे ऊपर हिजबुल्ला हमला करेगा। तो इन्होंने कहा चिंता मत करो, ये बाउंड्री है तत्काल वाली, इसको बोला गया ब्लू लाइन। यह है ब्लू लाइन। ब्लू लाइन के ऊपर नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पर कुछ एक एग्रीमेंट पहुंचेगी। इसराइल की फौज जो है वो इस ब्लू लाइन से पीछे आ जाएगी, यानी अपने देश में घुस जाएगी। और ब्लू लाइन से लेकर लितानी रिवर का जो इलाका है, वहां से हिजबुल्ला बाहर निकल के बाहर की तरफ चला जाएगा और ये एरिया हो जाएगा एक तरह से ऐसा इलाका जहां कोई आर्मी नहीं होगी। तो यहां पर सेफ्टी बनी रहे, हिजबुल्ला ना घुसे, इसराइल ना घुसे। इसके लिए यहां पर बोला गया कि यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेज जो है वो यहां पर डिप्लॉय की जाएंगी, और साथ में लेबनान की जो आर्म फोर्सेज हैं, जो हिजबुल्ला की नहीं है, अलग है, जो इनकी देश की आर्मी है, उसको थोड़ा बहुत डिप्लॉय किया जाएगा ताकि यहाँ शांति बनी रहे। तो ये तत्कालिक एक चीज़ें ऐलान की गई थी। लेकिन होता यह है कि जब जिसको मन करता है यहाँ बम फेंक देता है और चीज़ें सॉल्व हो नहीं पाती। तो जब आप लेबनान की बात करो तो ध्यान रखना, लेबनान के आसपास लितानी रिवर न्यूज़ में है। लितानी रिवर एक टेम्पररी सीज फायर लाइन के आसपास शांति बनाने रखने का एक जरिया था कि लितानी रिवर के एक पार जो है हिजबुल्ला जाएगा, नदी के उस पार, और लितानी से लेके ब्लू लाइन तक यूएन के फोर्सेस और एलएएफ रहेगी, और लेबनान आर्म फोर्सेस यहाँ पर इसको गार्ड करने वाली है। ये बेसिक सी जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहीं हिजबुल्ला को भेजा गया था, इसके पीछे इसराइल आ गया था यहाँ ये इलाका, ताकि शांति बनी रहे। लेकिन होता यह है कि कोई भी किसी पे बम मार देता है, चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाती। ठीक है, अब आ जाओ एक टॉपिक पे और जो अगेन न्यूज़ में है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ जोड़ता है। यहाँ पर है मुसंदम पेनिनसुला, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, इधर है ओमान, नीचे है आपका यूएई,
और यहाँ पर बार बार, क्योंकि अब कभी कहा जाता है ईरान ने इसको बंद कर दिया तो यहाँ से तेल नहीं निकल पाएगा। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है लोकेशन के बारे में, जो एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट इसको बनाता है। भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमारे कई सारे शिप्स मूव करते हैं, हमारे एलपीजी एलएनजी का सप्लाई यहाँ से आता है। तो कुछ चीज़ें समझ लीजिए। पर्शियन गल्फ और ओपन ओशन को जोड़ता है, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ जोड़ रहा है। कौन से देश इसको बॉर्डर कर रहे हैं? ईरान, ओमान और यूएई, 3 देश हैं। 167 किलोमीटर लॉन्ग है। नैरोएस्ट जो जगह है वहाँ सिर्फ 33 किलोमीटर वाइड है ये, तो बहुत छोटा हो जाता है यहाँ पर एक पॉइंट में, जहाँ से शिप्स एक तरह से फंस सकती हैं। इनमें कई आइलैंड्स हैं, क्वश्म, हॉर्मुज और ग्रेटर एंड लेसन तन एंड अबू मूसा। यहाँ पर यूएई और ईरान के बीच में विवाद है। यूएई कहता है उनके आइलैंड है और ईरान कहता है उनके आइलैंड है, तो यहाँ पर एक बॉर्डर डिस्प्यूट भी है इनके बीच में। तो ये दुनिया की लगभग 20 से 30% जो ट्रेड ऑयल है वो यहाँ से गुजरती है। एलपीजी एलएनजी यहाँ से गुजरती है। तो भारत हो, चाइना हो, जापान हो, नॉर्थ कोरिया हो, इनकी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है इस इलाके के ऊपर। तो यहाँ विवाद अगर होगा तो तेल के प्राइसेस सीधा बढ़ जाएंगे, क्योंकि तेल के मूवमेंट में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है, किसको किससे जोड़ता है, कौन से देश इसको बॉर्डर करते हैं, क्या इसकी रेलेवेंस है, ये आपको याद हो गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, वो है फिनलैंड। फिनलैंड के प्रेसिडेंट अभी इंडिया आए हुए हैं। तो फिनलैंड कहाँ लोकेटेड है भाई, जरा ये देख लो। फिनलैंड क्यों न्यूज़ में था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसने हाल में क्या 2 साल हो गए इस बात को, अब नेटो को ज्वाइन किया। नेटो को ज्वाइन करने वाला एक नया देश बना ये। स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने नेटो ज्वाइन कर लिया। तो ये लोग ऐसे देश थे जो पहले न्यूट्रल रहा करते थे, इन्होंने नेटो को ज्वाइन किया, यानी रशिया के लिए थोड़ी दिक्कतें बढ़ गई। अब इन्होंने नेटो ज्वाइन क्यों किया? क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे जब हमला किया तो इनको लगा कि भाई कल को कहीं रशिया हम पर भी हमला ना कर दे, क्योंकि इनकी सीमा लगती है रशिया के साथ। ठीक है, तो ये एक विवाद है इनके लिए। तो पहले जरा समझो यहाँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज है। देखो ये है फिनलैंड, यहाँ आपको बॉर्डर दिख रहा है, ये रहा रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग जो उनका सबसे महत्वपूर्ण शहर है। अब फिनलैंड की बाउंड्री में देखो तो इसे कंट्री ऑफ लेक कहा जाता है, लैंड ऑफ लेक्स। अब देख लो कितनी लेक्स हैं विद इन फिनलैंड, लेक ही लेक, हर तरफ लेक रिजर्वियर। अब इतने लेक हम याद कर नहीं सकते, पर इंपॉर्टेंट जो सी है वो देखो। एक यहाँ पर आपको दिखेगा गल्फ ऑफ बॉथनिया, तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में गल्फ ऑफ बॉथनिया है। वहाँ से अगर आप चलोगे तो आप पहुँचोगे सी ऑफ अलान में। सी ऑफ अलान क्रॉस करने के बाद आप पहुँचोगे बाल्टिक सी में, और वहीं से आप आगे जाओगे तो आपको मिलेगा गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो एक बार फिर देखते हैं। देखो यहाँ जो इलाका है ये हेलसिंकी के पास, जो इसकी राजधानी है, ये इलाका देख रहे हो, ये ठीक है, ये इलाका, ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड। ठीक है, ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड। यहाँ है बाल्टिक सी, ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड। और यहाँ जो ये इलाका आप देख रहे हो स्वीडन, इसके बीच में एक तो बॉथनिया का गल्फ हो गया ये वाला, और यहाँ आगे जो ये है सी ऑफ अलान। तो सी ऑफ अलान यहाँ पर है, दिस इज सी ऑफ अलान, गल्फ ऑफ बॉथनिया, बाल्टिक सी। तो ये वाटर बॉडीज याद रखिए। और फिनलैंड अपनी लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रहा है? एक तरफ रशिया है, एक तरफ स्वीडन है। ठीक है, ऊपर अगर आप आ जाओ तो थोड़ा सा नॉर्वे का इलाका भी टच करते हैं। तो स्वीडन, नॉर्वे, रशिया और बाल्टिक सी के साथ, सराउंडेड बाय गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ बॉथनिया। और इसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स भी कहते हैं। 1 लाख से ज़्यादा लेक्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर टाइगा फॉरेस्ट है बोरियल वाले, और इसके ऊपर नॉर्थ में लाई करता है आर्कटिक सर्कल। तो आर्कटिक को लेकर अगर भविष्य में कुछ बात होती है, उसके मैनेजमेंट को लेकर, वहाँ किसका कंट्रोल आएगा, वहाँ जो रिसोर्सेज हैं किसके हाथ में आएंगे, तो वहाँ फिनलैंड एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। इसलिए फिनलैंड और आपके साथ स्वीडन दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोनों 2023 में ही नेटो ज्वाइन किया, इसलिए अब दिक्कतें यहाँ रशिया के लिए बढ़ सकती हैं। और यहाँ पर इन्होंने बॉर्डर पे फेंसिंग भी स्टार्ट कर दी है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, बहुत सालों पहले फिनलैंड ने एक जंग लड़ी थी रशिया से, जो इन्होंने जीत ली थी। इट वॉज अ वेरी सरप्राइजिंग वॉर, बट इन्होंने उसको जीत लिया था। तो थोड़े रिश्ते बहुत पहले खराब रहे हैं, पर अभी वो न्यूट्रल रहा करते थे। काफ़ी शांत और सुखनुमा जगह है ये, जो अब अचानक से युद्ध में फंस सकती है अगर रशिया यहाँ पर कुछ करता है तो। इसके बाद एक रिवर हडसन रिवर, या हडसन कह सकते हैं इसको, जहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ जिसको लेकर न्यूज़ बनी। तो हडसन रिवर कहाँ पर है? तो ये एक असल में रिवर है जो न्यूयॉर्क सिटी में बहती है। इसी रिवर में अल्बेनी इलाका है जो यहाँ पर आता है। ये मोहॉक रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, और ये एक टाइडल एस्चुरी बनाती है। तो बस इतना याद रखिए कहाँ पर है ये, यूएसए में है, न्यूयॉर्क और अल्बेनी के इलाके से बहती है। और इसकी मेजर एक जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है मोहॉक, ये आपको याद रखना चाहिए। अब आते हैं ज़रा हमारे प्रमुख टॉपिक जो 2 क्वेश्चन में डिस्कस किए उसके बारे में। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द कंट्रीज फेयर शेयर अ बॉर्डर विद लेबनान? आपको पता है इजराइल, एंड देन जॉर्डन नहीं, टर्की नहीं, सीरिया। हाँ, तो 1 and 2 ओनली। अगले पे आ जाओ, कौन सी रिवर विद इन लेबनान शेयर फ्लो कर रही है? हमने देखा लितानी, ये तीनों तो नहीं फ्लो कर रही। तो आपको इन तीनों रिवर के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपने इस टॉपिक को बड़े आराम से पढ़ा होगा, मैथ्स को समझा होगा। कोई डाउट हो तो मैप लिखिए कमेंट में, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, पारस जा 123 पे जो मेरा चैनल है, और आप पहुंच सकते हैं इस
टेलीग्राम ग्रुप पर PW Only IAS ऑफिशियल पर इसको स्कैन करके। ये थी आज की डिस्कशन, देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ नाइस